नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं अखिलेश आप सभी साथियों का सैलरी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आवाज़ मेरी कैसी आ रही है आप सभी लोग बता दीजिए प्लीज़। आवाज़ कैसी आ रही भैया, आप लोग थोड़ा बता दीजिए हमको। आवाज़ आपको सही सुनाई पड़ रही है? आवाज़ आप सभी लोगों को सही सुनाई पड़ रही है कि नहीं भैया? चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हम लोग कल पढ़े थे, वर्णमाला टॉपिक अपना शुरू कर दिए थे और उस वर्णमाला टॉपिक में हमने जो पढ़ा था उसमें स्वर और व्यंजन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। स्वर के बारे में हमने पढ़ा कि कितने प्रकार से होते हैं और किस किस प्रकार से स्वर की संख्या बताई गई है, उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो मात्रा के आधार पे पढ़ेंगे। उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब हम लोग आज पढ़ेंगे मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे स्वर की कितनी संख्या है, ठीक है ना, इस सारे बारे में हम लोग जानेंगे। तो क्लास को शुरू किया जाए भाई। कुछ लोग जुड़ जाइए तो क्लास को हम शुरू कर दें। चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। आज दूसरा लेक्चर है। अगर पहले लेक्चर की बात करेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डलवा दिए हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए आगे हम लोग आज क्लास को जहाँ कल ख़त्म किए थे वहीं से आगे आज क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग स्वर पढ़ रहे थे और स्वर में हमने जाना था कि एक उत्पत्ति के आधार पे होता है। तो उत्पत्ति के आधार पे जो है उस स्वर को हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। उत्पत्ति के आधार पे हम लोगों ने कल पढ़ा और वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में पड़ा ही हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। आज हम लोग दूसरा पढ़ेंगे मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्वर की परिभाषा। कल दो प्रश्न बचा था ना। अच्छा, दो प्रश्न लास्ट में दिए थे, उसका आंसर देखिए। पहले वाले में जो पहला वाला मैंने प्रश्न पूछा था कि स्वर का एक और नाम क्या है, तो उसमें आपका हो जाएगा अच वाला सही। और दूसरा मैंने पूछा था व्यंजन का, तो उसमें आपका हल सही हो जाएगा। ये कल के प्रश्न जो लास्ट में मैंने दो प्रश्न दिया हुआ था उसका ये आपका आंसर है, ठीक है ना। इसको हटा दें, नहीं तो ये लोग समझ नहीं पाएंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको हटा देते हैं आज के डेट में। चलो भैया, तो मात्रा के आधार पे हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। मात्रा के आधार पे अगर बात करें तो तीन प्रकार से होती है। पहला होता है हर्ष, दूसरा होता है दीर्घ और तीसरा होता है प्लुत। हर्ष को हम लघु भी कहते हैं, हर्ष को हम लघु भी कहते हैं। दीर्घ को हम गुरु कहते हैं, दीर्घ को हम गुरु भी कहते हैं।
और प्लुत आपका त्रिमात्रिक होता है। एक मात्रिक, दो मात्रिक और त्रिमात्रिक हमने कल बताया था ना कि हर्ष को एक मात्रिक भी कहते हैं, लिख लीजिए इसको भी, एक मात्रिक भी कहते हैं। और दीर्घ को द्विमात्रिक कहते हैं। और प्लुत की बात करें तो त्रिमात्रिक है। त्रिमात्रिक किसकी बात करें? प्लुत की। ये कम समय लगता है बोलने में, इसको कम समय लगता है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। यानी अगर हर्ष की बात करें तो हर्ष से 2 गुना समय लगता है। ये हर्ष है, इसमें कम समय लगता है, इसमें हर्ष से 2 गुना समय लगता है। और इसमें बात करें तो ये हर्ष से 3 गुना समय लेता है। जैसे इसमें 4 होते हैं, कौन कौन से? आ, ई, उ और री। इसमें देखिए 7 होते हैं, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, आओ। ये 7 आपके होते हैं दीर्घ में। और प्लुत में है तो जैसे आपने देखा होगा ऐसे कहीं पे ओम लिखा होता है। जैसे आप राम बुलाए, राम, तो जो ये लंबा वाला टर्न खींचते हैं यही आपका प्लुत है। जो ये साइन बनी होती है इसको हम लोग बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह बोलते हैं साइन को, ठीक है ना। साइन को क्या बोलते हैं भैया? अवग्रह बोलते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो मात्रा हो गया, उत्पत्ति हो गई। मात्रा में अब किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखिए मात्रा में कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से होते हैं, ठीक। मात्रा में कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से। पहला कौन सा होता है? हर्ष या लघु जिसे बोलते हैं। दूसरा होता है दीर्घ या गुरु। और तीसरा होता है प्लुत। इसको एक मात्रिक बोलते हैं, इसको 2 मात्रिक बोलते हैं और इसको त्रिमात्रिक बोलते हैं। इसमें कम समय लगता है, इसमें हर्ष का दुगुना लगता है, इसमें हर्ष का 3 गुना समय लगता है, ठीक है ना। इसमें 4 वर्ण हैं, आ, ई, उ और री। इसमें 7 वर्ण हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ा, उ, ए, आए, ओ और आओ। और प्लुत में इस प्रकार से लिखा जाता है, जैसे ओम राम। जैसे जब सीता जी गायब हुई तो राम जी ने उनको कैसे बुलाया? सीते, ना। तो सीते से लिख के आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये जो लंबा खींचता है इसी को हम प्लुत बोलते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर। तीसरा हम लोग क्या पढ़े थे? उच्चारण स्थान के आधार पे। स्लाइड इस तरह मत बनाया, स्लाइड देखो ना स्लो चल रहा है। तीसरा था उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पे। उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के, उच्चारण स्थान के आधार पर। इसमें देखिए याद करने के लिए आपको कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और इधर होगा कंठ तालु, कंठ तालु और लास्ट में होगा कंठोस्थ, कंठ ओष्ठ। इसको एक में अगर लिखते तो कंठोस्थ और इसको कंठ तालव्य लिखते, लेकिन हम इसको जान के अलग अलग किए हैं जिससे अभी आपको समझाने में आसानी रहे, ठीक है ना। तो कंठ में आपका आ जाता है छोटा और बड़ा। तालु में आ जाएगा छोटी, बड़ी, ऐसे बिल्कुल लाइन से चलिएगा। मूर्धा में आ जाएगा आपके केवल री। री केवल किस में है? मूर्धा में।
दंत से कोई भी स्वर नहीं निकलता, कोई भी स्वर दंत से नहीं निकलता है, दंत से नहीं निकलता है, कोई भी स्वर दंत से नहीं निकलता है। ओष्ठ की बात करेंगे तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ हो जाएगा। कंठ तालु, अब कंठ में देखिए कौन सा आता है, कंठ में कहोगे आ आता है, और तालु में क्या आता है, छोटी ई आता है। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, ए बनता है। तो कंठ तालु में क्या हो जाएगा, ए और आए हो जाएगा। ठीक, अब कंठोस्थ में देखो, कंठ में क्या आता है, आ आता है, ओष्ठ में क्या आता है, छोटा ऊ आता है। इन दोनों को मिलाओगे क्या बनेगा, ओ बनेगा, और आ और ओ को मिलाओगे तो क्या बनेगा, आओ बनेगा। तो यानी कंठोस्थ में क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा और आओ आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो उच्चारण स्थान के आधार पे भी आप लोग पढ़ लिए ना, उच्चारण स्थान के आधार पे तो पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बोलिए वहाँ से। उच्चारण स्थान में समझने में आपको कोई दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है, बोलिए। अच्छा चलिए, जल्दी से इसको नोट करिए, तुरंत हम आगे बढ़ें, जल्दी से नोट करिए। आवाज़ भी बढ़िया आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है आवाज़ में। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं भैया कुछ प्रश्न की। कुछ प्रश्न हम आपको देंगे, आपको प्रश्न का उत्तर देना रहेगा। जैसे प्रश्न हम आपको देंगे, पहला प्रश्न, किसी भी स्वर में किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है, किसी भी स्वर का उच्चारण स्थान नहीं होता है। बताइए, उच्चारण स्थान नहीं होता है, आंसर आप लोग बताओगे। दूसरा प्रश्न लिखो, दूसरा प्रश्न, स्वरों का कुल उच्चारण स्थान है, स्वरों का कुल उच्चारण स्थान है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न लिखिए, री का उच्चारण स्थान है, री का उच्चारण स्थान है। चौथा लिखिए, ए आए का उच्चारण स्थान है, आए का उच्चारण स्थान है। आए का उच्चारण स्थान है। चलिए अब हम लोग आगे आ जाते हैं, यानी स्वर का अन्य वर्गीकरण पढ़ते हैं। स्वर का अन्य वर्गीकरण हेडिंग बनाएंगे। 3 हो गया, 3 और बचा है। देखिए हेडिंग बनाइए, स्वर का अन्य वर्गीकरण, स्वर का अन्य वर्गीकरण। जिसमें चौथा हम लोग क्या पढ़े थे, जीभ के आधार पर, जीभ के आधार पर। पांचवा पढ़े थे ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर। और छठा पढ़े थे
मुख विवर के आधार पर, मुख विवर के आधार पर। ये 6 प्रकार से हम लोगों ने स्वर के बारे में बात किया था, तो 3 कर लिए, 3 इधर करेंगे, ठीक है ना। अब ये किसने कहा था, तो इसको आप लोग लिख लीजिए। ये कहा था डॉक्टर भोला नाथ तिवारी ने। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इसे कहा, और उनकी एक पुस्तक थी भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान नाम की एक पुस्तक थी, उसी में उन्होंने कहा, इस 3 का वर्णन किया, जीभ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर और मुख विवर के आधार पे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, तो एक ऐसे जीभ बनाएंगे, ऐसे एक जीभ बनाएंगे। जीभ में ये जो होता है भाग, इसको बोलते हैं अग्रभाग, अग्रभाग। और इससे निकलने वाले स्वरों की संख्या है 3। दूसरा भाग होता है मध्य भाग, मध्य भाग, इससे स्वरों की निकलने वाली संख्या है 2। और सबसे आगे होता है पश्च भाग, है ना उल्टा। जीभ में जो सबसे आगे का पार्ट होता है उसे पश्च भाग बोला उन्होंने। पश्च भाग से निकलता है जो, वो एक स्वर, ठीक। ये आपका हो गया पश्च भाग से, सॉरी 4 हैं, 4 3 7 दोनों। पश्च भाग से 5 निकलेगा, पश्च भाग से 5, मध्य से 1 निकलेगा और अग्रभाग से 4 निकलेंगे। थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लीजिए, थोड़ा सा गलती हो गया हमसे, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए भाई। अग्रभाग से निकलने वाले 4 और मध्य भाग से निकलेगा 1 और पश्च भाग से निकलेगा 5, 5 4 9 1 10। अब बोलोगे आप कि एक स्वरों की संख्या तो 11 होती है। देखिए भोलानाथ तिवारी जी ने री को स्वर नहीं माना है, इसीलिए उन्होंने 10 ही प्रकार बताए हैं। री को उन्होंने स्वर नहीं माना है, स्वर नहीं माना है। ये बहुत सारे एग्जाम में आया भी है कि भोलानाथ तिवारी जी ने किसे स्वर नहीं माना है, तो आपका आंसर हो जाएगा री को उन्होंने स्वर नहीं माना है। भोलानाथ तिवारी जी ने री को स्वर नहीं माना है, ठीक है ना। ये तो बात हो गई। अब बात आती है, जब री को नहीं माना तो 10, तो 10 आपके सामने है कि अग्रभाग से उन्होंने 4, पश्च भाग से 5 और मध्य भाग से 1। तो कौन कौन से हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए अग्रभाग से जो निकल रहा है 4, अग्रभाग से 4 जो निकल रहा है वो है ई, बड़ी ई, ए और आई। और मध्य भाग से मात्र एक स्वर निकलता है जो आ को इसीलिए हम लोग केंद्रीय स्वर भी बोलते हैं, केंद्रीय स्वर। ये जो बीच बीच में ये वाला टॉपिक मैं बताता हूँ, एक किसी का अलग अलग नाम, इसको आप जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। यही आपके प्रश्न पूछे जाने के चांस यहीं से बन जाते हैं। जैसे अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया गया केंद्रीय स्वर कौन से हैं, तो शायद आप बता पाएँ। अगर आप इसको नोट डाउन करे रहेंगे तो केंद्रीय स्वरों बता ले जाएंगे कि केंद्रीय। अच्छा ये भी पूछ सकता है कि केंद्रीय स्वर कितने हैं, 1 2 3 4 1। फिर पश्च भाग की अगर बात करें, पश्च भाग की अगर बात करें तो इससे मैंने बताया कि 5। कौन कौन से भैया, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ, ये आपका निकलता है पश्च भाग से। तो 5 4 9 1 10 आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा, जीभ के आधार पे। अब हम लोग बात कर लेंगे ओष्ठ आकृति के आधार पे। ओष्ठ आकृति के आधार पे हम लोग बात करेंगे।
दूसरे पेज हम ओपन पहले कर लेते हैं, फिर हम आपको ओष्ठ आकृति के आधार पे बता देते हैं। देखिए ओष्ठ यानी ये पांचवा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। अब पांचवा पार्ट अब हम लोग पढ़ रहे हैं ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर इसमें दो है। पहला डाल लीजिए वृत्तमुखी और दूसरा डाल लीजिए आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी और ये दूसरा आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में होगा छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और आओ। इसको आप बोल के भी देखिए तो आपका मुंह जो है पूरा गोल हो जाएगा, वृत्तमुखी हो जाएगा। ऊ ओ मतलब आपका जो ओठ है वो आपका ओष्ठ आकृति इसीलिए बोला गया। ओठ का जो आकार है वो आपका वो बदल जा रहा है, मतलब गोला हो जाता है, वृत्त हो जाता है। आवृत्तमुखी यानी जो वृत्त ना हो वो कौन कौन से हैं? तो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, ए और आई। अच्छा अब एक बात फिर, वहां पे मैंने क्या आपको बताया था कि आ को क्या बोलते हैं? केंद्रीय स्वर। वहां पे बताया था कि आ को क्या बोलते हैं? केंद्रीय स्वर। लेकिन अब इसका एक नाम और मैं आपको देने जा रहा हूं, इसे उदासीन वर्ण भी बोलते हैं। उदासीन वर्ण भी बोलते हैं, उदासीन वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है ना, उदासीन वर्ण भी बोलते हैं इसे। अब बताइए यहाँ पे मैंने दो प्रश्न आपको दिया कि नहीं दिया? तो वृत्तमुखी में 4 हैं और आवृत्तमुखी में कितने हैं? 6 हैं। अब फिर आपके मन में आएगा कि सर स्वर तो 11 होते हैं। तो मैंने क्या बताया कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। भोलानाथ तिवारी के अनुसार स्वरों की संख्या 10 है। तेजी से इसको रिपीट करिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भैया छठा, मुख्य विवर के आधार पे। छठा जो मैंने हेडिंग बनवाया था मुख्य विवर के आधार पे, उसको अब हम लोग पढ़ेंगे। मुख्य विवर के आधार पर चलिए छठा हम लोग पढ़ लेते हैं, मुख्य विवर के आधार पे। मुख्य विवर के आधार पर देखिए, मुख्य विवृत के आधार में हम कई प्रकार से बात करेंगे। जैसे पहला है विवृत, विवृत, विवृत। दूसरा बात करेंगे सवृत, सवृत। तीसरा बात करेंगे अर्धवृत, अर्धवृत। अर्थविवृत बात करेंगे, अर्थविवृत, ये वाला अर्थविवृत, ठीक है ना। अर्धविवृत बात करेंगे, अर्धविवृत। और चौथा बात करेंगे अर्धसंवृत, अर्धसंवृत। ये किसके आधार पे है? मुख्य विवर के आधार पे है। इसमें परिभाषा लिखिए कि जिन स्वरों के उच्चारण, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार, मुख द्वार पूरा खुला हो, पूरा खुला हो। जैसे आ, एक बार बोल के देखिए, आ, पूरा मुख खुल जाता है। फिर आता है सवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद हो, पूरा नहीं खुलेगा, लगभग बंद रहेगा, लगभग बंद रहेगा। ई, ई, ऊ, ऊ, देखो पूरा मतलब क्या होता है कि लगभग बंद रहता है मुंह। फिर अर्धविवृत में क्या होगा? आधा जिसमें मुंह खुला हो, आधा खुलता हो मुंह, आधा खुलता हो। जैसे आ,
ए, औ, आओ। और जिन स्वरों के जो मुख द्वार आधा बंद रहता हो, आधा बंद रहता हो, ए, ओ। ठीक, 10 स्वर आपके ये हो गए। अब आप लोग जो 13 स्वर के कहीं कहीं देखते हैं, वो अंग और आह की जो बात होती है, अंग और आह, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। ये ना तो स्वर हैं, ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है। आह को कहते हैं विसर्ग और इसको कहते हैं अनुनासिक, ओ सॉरी अनुस्वार। इसे कहते हैं अनुस्वार और इसे कहते हैं विसर्ग। अनुनासिक पढ़ाएंगे जब व्यंजन बताएंगे, ठीक है ना। तो आपका क्या कंप्लीट हो गया भैया, स्वर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे व्यंजन की, लेकिन व्यंजन की बात आज नहीं होगी, व्यंजन की बात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतज़ार। अगला वीडियो जारी होगा कल, कल होगा व्यंजन का वीडियो, ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।